अपने प्लान पे अगर आप 80-90% स्टिक कर ले रहे हो, जो आपका माइलस्टोन प्लान है कि एक साल में कैसी तैयारी होगी आपकी, तो मोटा मोटा यू हैव फेयर अमाउंट ऑफ सक्सेस। हेलो ग्वालियर, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट का शो वुमनिया। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सीईओ श्रीमती जयति सिंह से। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके आईएएस बनने के सफ़र के बारे में अच्छे से जानते हैं। सो मेरे साथ हैं ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सीईओ जयति सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए आप कैसे? आई एम डूइंग वेरी वेल, आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, एक आईएएस ऑफिसर, तो ये जो ड्रीम है आईएएस ऑफिसर का, ये कब आपने मतलब किस एज में ड्रीम देखा या फिर कहीं से ये इंस्पिरेशन आपको मिली कि आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है? अपने अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मैंने एमबीए करा और एमबीए करने के बाद मैं एक फॉरेन बैंक में काम कर रही थी। एक साल काम करने के बाद मैंने इस एग्ज़ाम को लिखने का मैंने सोचा। हाउएवर मेरी फैमिली में ऑलरेडी कई लोग थे जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके थे। मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक ओरिएंटेशन था, बट आई डिसाइडेड आफ्टर वर्किंग फॉर 1 year दैट आई विल राइट दिस एग्ज़ाम। इनफैक्ट मैंने प्रीलिमिनरी जो प्रिपरेशन होती है वो नौकरी करते करते ही करी थी और अपने काम के साथ में मैंने बेसिक जो पढ़ाई होती है और जो तैयारी होती है उसको अपने काम के साथ अलाइन करके ही मैंने शुरुआती तैयारियां करी थी। इसमें जॉब एक डिफरेंट हो जाता है और स्टडी डिफरेंट, तो जॉब और स्टडी एक साथ मैनेज करना ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपके लिए कितना बड़ा टास्क था? हाँ, सो मेरा जो नेचर ऑफ जॉब था, मैं एक बैंकिंग एनवायरनमेंट में काम कर रही थी जहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं। आई वॉज वर्किंग with IPO of a company. I was working for a major automobile player who was entering our country at that point of time. तो वो काफ़ी नंबर इंटेंसिव, काफ़ी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग टाइप के काम होते थे। तो ऑफ कोर्स दे वर वेरी इंटेंसिव इन टर्म्स ऑफ अब्जॉर्बिंग माई अटेंशन फॉर द पीरियड आई वॉज इन माई ऑफिस। बट उसके बाद जब मैं घर आती थी तो यूपीएससी की जैसे और चीज़ें होती हैं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें मेरे लिए एक अच्छे ब्रेक की तरह सर्व करती थी। तो लेट्स से फ्रॉम 9 to 9 इफ़ आई एम इन ऑफिस एंड आई एम डूइंग माई ऑफिस वर्क इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, बट कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस अगर मैं 2-3-4 घंटे भी एक ब्रेक के लिए एक कॉम्प्रहेंसिवली अगर मैं एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ ले रही हूँ या मैं एक लेट्स से एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ ले रही हूँ और अपने जो माइलस्टोन थे कि मुझे एक हफ्ते में मान लीजिए ये टॉपिक कवर करना है, उसको मैं कवर कर पा रही थी, तो इट वाज एबल टू हेल्प मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इट इन फैक्ट इट इज़ नॉट आइडियल वे टू डू थिंग्स। you should focus on exam because it is of course a very very competitive exam, but for me it worked out in the sense that I was able to balance both things। और जो एक interest when you step out of office from monotony of daily work या whatever, when you are absorbed in that work for a long period of time, I was able to then refocus on more interesting things that has happened in history of a country and geography of a country, and it sort of kept me motivated that you have something to look forward at the end of the day to study. So that is a way in which I did it, but of course ये सिर्फ प्रीलिमिनरी पार्ट ही मैंने जॉब के दौरान करा था। एक बार जब मैं प्रीलिमिनरी लेवल का मोटा मोटा तैयारी कर लिया था ना, I felt that yes now, and that is after that only I decided that yes, I'll take it more seriously. So after that I went to Delhi and I enrolled in a coaching and everything, and I quit my job. That was also a very major decision to let go of a job which was paying you so well and for which you have worked hard, let's say for during your MBA years and engineering years. But then I decided कि this is what I want to do. I want to be a public servant for the remaining part of my life. I want to work for people for the remaining part of my life, and that is when I took it seriously and I did all the serious तैयारी steps that you see around people doing. Then I did that. मैम, किस ईयर में आपने यूपीएससी क्लियर किया था एंड आपको एज अ आईएएस आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग प्लेस थी वो कौन सी थी? I cleared the exam in 2016. I was 24 years at that point of time. मेरा जो फर्स्ट पोस्टिंग था वो एसडीएम के रूप में था। डबरा करके एक सब डिवीज़न है यहाँ ग्वालियर में, जहाँ पे मैं एसडीएम के रूप में पदस्थ हुई थी। इनिशियल फेज शुरू हुआ था मतलब जब आईएएस एज अ आईएएस ऑफिसर, तो उस फेज़ के दौरान ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो कि आपको फेस करने पड़े? क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है तो काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें साथ साथ ध्यान रखना
रखना पड़ता है? आई थिंक ये जॉब ऐसी है कि आप जब भी किसी नए रोल में स्टेप इन करोगे तो आपका लर्निंग कर्व बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कि आपको चीज़ें पढ़ के समझ के एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव टू टेक डिसीजन। ये एक एसडीएम के रूप में मैं कर रही हूँ तो होगा। मैं अभी मान लीजिए सीईओ स्मार्ट सिटी हूँ, कोई नया प्रोजेक्ट अंडरटेक करती हूँ तो मुझे उसके बारे में टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस करके उसकी लीगल टर्मिनोलॉजी, उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को समझकर उसको फाइनलाइज करके उसको आगे बढ़ाना। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट ही होती है हमारी जॉब की। एंड ऑलमोस्ट everybody who comes as a IAS officer has that competence कि आप एक जर्नलिस्ट के रूप में आकर एक सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करके और उसके ऊपर डिलीवर करते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन भी होती है, वो आपकी स्किल भी डेवलप करी जाती है। ये एग्ज़ाम भी यही टेस्ट करता है कि आप कितने अच्छे से एक सब्जेक्ट मैटर को पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, ये भी उसी का टेस्ट ही होता है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव विल पावर to operate in a difficult environment. There are many stakeholders in environment. They are general people. There's so many people around you who you need to take together and then move toward decision making. तो challenges हमेशा आते रहते हैं, ये एक part of job ही है. So initial time में of course क्या होता है कि you don't have much experience, so you might make mistakes, and that is where support of your seniors come in. You talk to people who were there in that post before you. They will guide you. You will have your collector sir who eventually is in the district who will help you. So that is where the whole thing works. And I'm sure like me, many people would have faced challenges. The challenges may be of not being thorough, let's say, in subject matter, but you read, you learn, you spend a lot of time, you go through previous work that people have done. तो पूरी चीज़ आपको एक तैयारी करनी पड़ती है, एक ट्रेनिंग आपको खुद को अपने आप को ओरिएंट करना पड़ेगा, और वो करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक शुरुआती दौर में ही नहीं होगा, आप जैसे ही किसी दूसरे प्रोफाइल में जाओगे, आपको कहीं भी जा रहे हो, एक कंपनी में भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल यू डू अ स्विच फ्रॉम अ प्रोफाइल टू अ प्रोफाइल, तो इवेंचुअली आपको वहाँ पे भी बहुत जल्दी सीख के डिलीवर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पब्लिकली काफ़ी वॉच करा जाता है, आपको मिस्टेक्स का उतना आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज योर डिसीजन इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन अ लॉन्गर रन। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, बट it's good that we work towards it and we try to do it. कि बिफोर मैरिज लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, आफ्टर मैरिज आपकी जॉब भी थी और आपकी फैमिली भी, आप बेटी और एक बहू भी हैं, तो ये सारी की सारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये आपने किस तरह मैनेज करनी शुरू की? आई थिंक मेरे स्पाउस से मुझे बहुत सपोर्ट था। ये जो पूरा एग्ज़ाम होता है विदाउट हैविंग गुड सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। आप 1-1.5 साल तक पढ़ाई करते हो, आप कई मल्टीपल स्टेजेस से जाते हो, प्रीलिम्स लिखते हो, मेंस लिखते हो, मेंस का रिजल्ट आता है, इंटरव्यूज़ में बैठते हो, आप काफ़ी तैयारियां करते हो। फॉर्चुनेटली फॉर मी आई क्लियर्ड इन फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में नहीं होता तो आप फिर से प्रीलिम्स लिखते हो और वो पूरे साइकिल से यू गो थ्रू इट अगेन। आई हैड अ स्पाउस हु वाज वेरी सपोर्टिव, देन आई हैड पेरेंट्स हु बिलीव्ड इन मी मेकिंग दैट स्विच, यू नो, फ्रॉम गोइंग टू अ cushy, well defined job to go to the uncertainties of starting and preparing again. So I had of course that support. Without that support I would not be here. And of course I have other responsibilities also as a wife, as a daughter. I need to be present, which we try to do. And I think in any modern marriage you see, I think couples are coming forward where they are sharing those responsibilities amongst them. वो प्लान करते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ में कैसे टाइम स्पेंड करना है, अपने स्पाउस के साथ में कैसे, अपने बच्चे हैं उनके साथ में कैसे करना है. So we try to balance professional and personal, and I think my husband being in same job also understands the challenges that I face. So it has worked very well so far. एज अ IAS ऑफिसर हमें कई सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, तो मैं उसके अलावा ये जानना चाहती हूँ कि कभी आपने मतलब जैसे कि मोस्टली रहता है कि कभी कुकिंग वुकिंग का कभी सीन रहता है कभी आपके साथ? हाँ बिल्कुल, me and my husband we enjoy cooking, we enjoy other activities also. So you understand that this is quite a stressful job. Unless you have things which will help you de-stress at the end of the day, you cannot operate in a very high stress environment every day, operating at same level of stress. So it can be your hobby. You will need to have activities that help you sort of de-stress. ये इसी job में नहीं है. I think in anywhere, when I was working in a different job, and people who are working in different job, you need to have some planned family time together. You need to have time with your friends. You need to do, if you want to cook, you can cook. If you want to do other activities, आपको पेंटिंग अच्छी लगती है आप पेंटिंग कर लो, आपको किताबें पढ़नी अच्छी लगती है आप किताबें पढ़ लो. So you need to have a personal space in your life, personal places in your life, personal goal which are different from your professional goals, because eventually life is a combination of everything. It's a personal as well as a professional thing.
doing. मैम अगर आपकी फेवरेट एक्टिविटी की बात करें, क्योंकि ये तो हो गई आपके प्रोफेशन की बात, लेकिन अगर जैसे आप जब भी फ्री होते हैं तो आप क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? Watercolor painting is my hobby. I have been dabbling in it for quite few years. So मेरे लिए वो एक challenge रहता है because you understand to complete a watercolor you need to give in some period of time and some thought and do it to bring it to that perfection. So that is my hobby and I do it and I also study upon it. अभी तक का जो आपका एक सफ़र रहा है एज एन IAS ऑफिसर, तो उसमें ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा आपका जो मतलब आपको हमेशा याद रहेगा? Since we are talking professionally, मेरे ख्याल से जो कोविड का काम हुआ था वो काफ़ी नया चैलेंज था, हम सबके लिए नया चैलेंज था, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा पैंडमिक इतने लार्ज स्केल पे आएगा और हमें इमीडिएटली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट वाज वन पीरियड विच आई फेल्ट दैट वी वर एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क विद अ वेरी गुड टीम एंड वी वर एबल टू हेल्प लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. एंड आई थिंक उस टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी थे. उस समय दे वर गोइंग थ्रू रियली चैलेंजिंग टाइम, बीट anyone. So not just people for a particular segment, almost everybody was affected by it, every family was affected by it, and we worked very hard during that period of time, and that would be the most challenging as well as the most rewarding aspect that we were able to do. मैम जो फ्यूचर UPSC कैंडिडेट्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद एक UPSC एस्पायरेंट रह चुके हैं और आप एक IAS ऑफिसर हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल उनको मोटिवेट करूँगी. इट्स अ वेरी वर्सेटाइल जॉब इन द सेंस दैट आप 1.5-2 साल की पोस्टिंग आपकी एक जगह रहती है और आप मल्टीपल तरीक़ों से लोगों को टच कर सकते हो और उनकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो. नो अदर जॉब्स गिव्स यू दैट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी टू वर्क. जैसे अगर मैं मान लीजिए बैंक में काम करती हूँ तो मैं स्पेशलाइज होती जाऊँगी एक फील्ड में और मैं उसी में आगे बढ़ती जाऊँगी. बट यहाँ पे जैसे मैं SDM थी, फिर अभी मैं CEO हूँ, एक अर्बन उसमें काम कर रही हूँ, अर्बन स्पेस में काम कर रही हूँ. हो सकता है मैं रूरल स्पेस में थोड़े दिनों में काम करूँ, तो या फिर मैं आगे चल के मेरा एक करियर प्रोग्रेशन है जो आप देखेंगे जो होगा. तो दैट मीन्स नो अदर जॉब गिव्स यू दैट मेनी अपॉर्चुनिटी टू टच पीपल, टू अफेक्ट देयर लाइफ, टू मेक अ डिफरेंस इन सो मेनी डिफरेंट रोल्स. सो दैट इज़ ऑफ कोर्स द मोस्ट वंडरफुल एस्पेक्ट ऑफ इट. और दूसरी चीज़ ये है, यू इवेंचुअली वर्क फॉर पीपल ऑफ योर कंट्री ऑन डेली बेसिस. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रिवॉर्डिंग. द जॉब satisfaction that you have in a particular role as an IAS officer is significantly higher than, at least my personal feeling is that it is significantly higher than let's say you would be working in a private company for a particular profile in a limited domain. So of course that creates a difference. और दूसरा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये एक क्या है कि जो पूरा तैयारी का साइकिल है ना, वो आपको जिस तरीके से टेस्ट करता है, आपकी जॉब भी उस तरीके से टेस्ट करती है. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट जो तैयारी हम करते हैं वो एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट व्हेन यू कम ऑन फील्ड एंड यू डू इट. आपको तैयारी में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में समझकर कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करके आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है. सिमिलरली जब आप काम करते हो तो आपको मान लीजिए लीगल टर्मिनोलॉजी है या कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं, तो मुझे वो समझना पड़ेगा और मुझे उसको डिलीवर करना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो दीज थिंग्स आर वेरी अलाइन टू ईच अदर. सो डू इट. और दूसरा मैं ये बोलूँगी कि आपका एक प्लान होता है, सबका एक इंडिविजुअल प्लान होता है तैयारी का. आपको ज़रूरी नहीं है कि उस प्लान को आप 100% ही करो तभी आप जाके सक्सेसफुल होगे. आप कर लो, मतलब हैव सम फन वाइल यू आर डूइंग तैयारी ऑल्सो. सो गो आउट एंड सी अ मूवी, गो आउट एंड मीट अ फ्रेंड, गो आउट एंड मे बी विजिट सम प्लेस दैट यू वांट टू विजिट इन लाइफ. सो डू दोज थिंग्स. बट अपने प्लान पे अगर आप 80-90% स्टिक कर ले रहे हो, जो आपका माइलस्टोन प्लान है कि 1 साल में कैसी तैयारी होगी आपकी, तो मोटा मोटा यू हैव फेयर अमाउंट ऑफ सक्सेस. और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी, जब मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं तैयारी कर रही थी तो मैं 4 फ्रेंड्स थे जो हम तैयारी कर रहे थे. उसमें मेरा जैसे फर्स्ट ईयर में हुआ, किसी का सेकेंड ईयर में हुआ और बाकी दोनों लोगों ने थर्ड ईयर के बाद नहीं लिखा एग्ज़ाम. बट उन्होंने, वो डॉक्टर्स थे, उन्होंने PG करा एंड नाउ दे आर वर्किंग इन देयर पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट UPSC इज़ ऑफ कोर्स अ डेस्टिनेशन. यू क्लियर एग्जाम, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, बट इट इज़ ऑल्सो अ जर्नी वेयर इन आपका वर्ल्ड व्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. आपको अपने कंट्री के बारे में, अपने आसपास चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है. सो माई थिंग वुड बी दैट सक्सेस और फेलियर आपके हाथ में नहीं है. आप एक लेवल ऑफ एफर्ट कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए अपने प्लान के हिसाब से और एग्ज़ाम लिख सकते हो. लेकिन इस एग्ज़ाम का जो जर्नी होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है. वो आपको आपकी लाइफ के लिए एक डिसिप्लिन, एक बड़ा वर्ड व्यू, एक अंडरस्टैंडिंग, एक एक्सपोजर देता है जो अनपैरेलल्ड होता है. सो लेट्स से इवन इफ़ यू डोंट मेक इट, लाइक 2 पीपल, मेरे केस में 50% सक्सेस रेशियो रहा, 50% नहीं रहा. बट आई एम वेरी ग्लैड दैट हम चारों ने वो जो एक इंटेलेक्चुअल जर्नी थी, वी टुक दैट टुगेदर एंड वी आर फॉरएवर बाउंड
bound by that intellectual journey together. So we need to understand that please put in effort. You make it, try to make it of course. Do everything जो भी आपको 1-1.5 साल 2 साल जो भी आपने अपने तैयारी के लिए टर्म रखा है उसमें मैक्सिमम एफर्ट करिए. आजकल इतने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आजकल इतना एक्सपोजर है, आजकल इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से इनपुट्स होता है, वो सारी चीज़ों को अवेल करिए. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. बट लेट्स से यू आर नॉट एबल टू मेक इट डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट और यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू मेक इट. इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. जो आपको लर्निंग और जो लर्निंग्स मिलेंगी, जो चैलेंजेस आप फेस करोगे एज अ इंडिविजुअल. सो यू सी मेनी पीपल गो टू दिल्ली टू प्रिपेयर. वहाँ पे कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज के बाद स्टेप आउट कर रहे होते हैं. आपको वहाँ पे अपना डेली लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, आपको कोचिंग्स भी करनी है, या आपको तैयारी भी करनी है, आपको एग्ज़ाम के लिए भी वर्क हार्ड करना है. वो जो पूरा साइकिल होता है ना, वो आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग बनाता है, आपकी विल पावर को स्ट्रांग बनाता है. आप अपने आसपास इतने हेट्रोजेनस लोगों के साथ में होते हो. जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सारे जनरली मैथ साइंस के ही बच्चे रहेंगे आपके पास में. आप यूपीएससी कर रहे हो तो हो सकता है कोई आर्ट्स से आ रहा हो, कोई साइंसेस से आ रहा हो, कोई लिटरेचर से आ रहा हो. वहाँ पे कोई हिंदी लिटरेचर में आप देखोगे कि कोई बहुत चैम्पियन आ रहा है, कोई इकोनॉमिक्स करके आ रहा हो. तो जो हेट्रोजेनिटी होती है और जो वो इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स के जो डिफ़ॉल्ट उनकी इंट्रिंसिक स्किल्स होती हैं, इंट्रिंसिक नॉलेज होती हैं, वो आप देखोगे जब आप उनके साथ में जब पढ़ोगे और सीखोगे और ग्रो करोगे. वो एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो मुझे लगता है अनपैरेलल्ड होता है. I was a science person. I met with couple of doctors. I prepared with couple of doctors. But then we both were able to sort of enrich each other. जैसे मैंने उनको इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा दी अपने MBA के टाइम से, तो उन्होंने मुझे साइंस या मेडिकल साइंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया. तो आई थिंक ये एक गिव एंड टेक जो होता है ना, वो जनरली हमें एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स में दिखता नहीं है. सो गो फॉर इट. एंड एज आई सेड दैट देयर इज नथिंग बेटर दैन वर्किंग फॉर पीपल ऑफ योर कंट्री इफ यू आर एबल टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी as being part of services. So that is what my advice to everyone would be. ये इंजीनियरिंग और ये MBA ये यूपीएससी में कितना काम आया, और ख़ास करके जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो आपकी जो ग्रेजुएशन होती है या पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो कितना काम आती है इस एग्ज़ाम में? तो मैं अगर अपना पर्सनल एग्जांपल दूं कि मैंने MBA करा हुआ था. MBA में आपको 4 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, हमें बिज़नेस एथिक्स पढ़ाते हैं, हमें साइकोलॉजी थोड़ा पढ़ाते हैं, बिज़नेस साइकोलॉजी बोलते हैं उसको, मार्केटिंग का जो होता है उसका पार्ट होता है. तो अगर हमें यूपीएससी का पेपर देखूं तो फिर उसमें एक पेपर आपका इकोनॉमिक्स का ही होता है. तो जब मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा तो मैंने पाया कि मैंने जो MBA के टाइम पे इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था वो एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल था मेरे लिए, बिकॉज आई न्यू 90% ऑफ द थिंग्स. फिर जब मैं एथिक्स का जो चौथा पेपर होता है हमारा, मैं देखा तो मैं पाया कि काफ़ी टर्मिनोलॉजी थ्योरीज थी वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी थी. और सिमिलरली साइकोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल था, मैंने पाया कि कई चीज़ें उसमें पढ़ा चुके थे ऑलरेडी, जो मैं यहाँ पर पढ़ना था मुझे, वो मैं पढ़ चुकी थी. सो दैट वेज यू विल फाइंड दैट द सिलेबस इज़ सो डिज़ाइन कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका कोई ना कोई पार्ट वहाँ जाके कन्वर्ज हो जाएगा. इट मे कन्वर्ज टू अ स्मॉलर दिस थिंग, बट इट मे कन्वर्ज टू अ लार्जर थिंग, बट इट विल इवेंचुअली यू विल फाइंड दैट वो सिलेबस ही इतना ब्रॉड है कि आप कहीं ना कहीं अपना प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज उसमें फिट इन कर लोगे. अब जैसे हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियरिंग में आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में काफ़ी सोचने के लिए बताया जाता है कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, आपके फैक्टर्स क्या होते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें. तो जब आप इस स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ते हो तो आप पाते हो कि आप अपना बड़ा सिलेबस को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में टास्क में डिवाइड करके आप पढ़ रहे हो. सिमिलरली कोई आर्ट से आ रहा होता है तो उसका एक अलग एनरिच्ड वर्ड व्यू होता है. उन्होंने शायद हिस्ट्री पढ़ा हो, जोग्राफी पढ़ा हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, जो भी पढ़ा हो, वो वैल्यू एडिशन वो टेबल पे लाते हैं. तो हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें एक इंडिविजुअल की तरह फ्रेम करता है. उसकी पेडागॉगी का जो तरीका होता है वो हमारे सोचने समझने का एक तो वो करता है, और दूसरा जो नॉलेज आप एक्वायर करते हो, आपने ग्रेजुएशन करा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो, काम के टाइम पर जो देखा हो, वो हमेशा आपको मदद करता है हमेशा. और इट्स नॉट जस्ट कि यूपीएससी में ही मदद करेगा. आप पाओगे कि आपने कोई भी नॉलेज लिया है, कभी भी आपने पेपर में एक आर्टिकल भी पढ़ा होगा ना, और आपको याद होगा, आप पाओगे 5 साल बाद वो आर्टिकल कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके सामने आएगा, और उसका एक जो कोर नॉलेज होगा वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है. तो दैट इज़ व्हाट व्हेन आई वांटेड टू से दैट यूपीएससी इज़ अ इंटेलेक्चुअल जर्नी. इट इज़ एक्चुअली इंटेलेक्चुअल जर्नी. आप जो चीज़ें वहाँ सीखोगे ना वो आप पाओगे अपनी लाइफ में बाद में अप्लाई कर पा रहे हो. तो ये हमेशा हेल्पफुल होता है दैट यू रीड एंड यू विल फाइंड दैट योर नॉलेज नेवर गोज वेस्ट. इट विल ऑलवेज इन विचएवर वे, विचएवर फॉर्म विल कम टू असिस्ट यू. वैसे ही अगर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो, आप एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, आप कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आप पाओगे कि आप एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो सकता है वो जॉब किसी रोल में आपको काम भी आ रही है, नहीं भी आ रही है, बट एक कॉर्पोरेट
वर्किंग का एक स्टाइल, एक डिसिप्लिन, एक डिलीवरी बेस्ड टाइप ऑफ स्टाइल होता है जो आप पाओगे कि वो काफ़ी आप रेप्लिकेट करते हो, क्योंकि इस जॉब में आपको मल्टीपल टास्क करनी होती हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड वंस यू हैव दैट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस टू बी एबल टू लुक इनटू थिंग्स एंड डिलीवर इट, तो वो हम लोग करते हैं. तो दैट इज़ व्हाई एनी नॉलेज, any exposure, any you go abroad and you observe things, whatever you do, you will find that it will shape you as a person, and it will help you shape as a professional person also, and help you in your job eventually. So that is what my belief is. ठीक है. थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए एंड अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए. Thank you for having me on your channel, and I see that you all are growing by leaps and bounds. My congratulations. Thank you.